नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर सीटेट की पेडालॉजी कर रहे हैं, जिसमें आज इंग्लिश की पेडालॉजी है और इंग्लिश पेडालॉजी के भी 2 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुके हैं और ये पार्ट नंबर 3 है इंग्लिश पेडालॉजी का, जिसमें हम देखेंगे कि होमोफोन्स, होमोग्राफ, होमोनिम वगैरह, पैराग्राफिंग वगैरह जो भी होती है, पैराफ्रेजिंग वगैरह वो क्या होती है, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ और देखते हैं। जैसा दोस्तों स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है कि होमोग्राफ। होमो का मतलब होता है दोस्तों समान, और ग्राफ का मतलब होता है लिखे हुए। मतलब ऐसे शब्द जो समान लिखे हुए हों, जिनको देखकर यहाँ पहचान जाए, समान लिखे हुए उनका। लेकिन दोस्तों चाहे होमोफोन हो, होमोग्राफ हो, होमोनिम हो, कोई भी हो दोस्तों, लेकिन उसके मीनिंग जो होंगे, उसके अर्थ दोस्तों होंगे, वो हमेशा अलग अलग हों। किसी का अर्थ एक जैसा नहीं होगा। वो दिखने में अलग हो सकते हैं, बनावट में अलग हो सकते हैं, उनका उच्चारण तक एक जैसा हो सकता है, पर वो उनका मीनिंग जो है वो एक नहीं होगा। ऐसे दोस्तों पहले होमोग्राफ देख लीजिए क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है देख लेते हैं। होमोग्राफ होमोग्राफ इज अ वर्ड दैट शेयर द सेम फॉर्म एज अदर वर्ड बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। मतलब क्या कह रहा है कि होमोग्राफ जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो एक जैसे लिखे होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। ग्राफ का मतलब क्या है? ग्राफ का मतलब ही है लिखा होना। तो एक जैसे लिखे होते हैं, उनके उच्चारण अलग होंगे, उनके मीनिंग अलग होंगे। अब कैसे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे लिखा एक लेड लिखा हुआ है, इसका एक को पढ़ेंगे लेड और एक को पढ़ेंगे लीड। लीड का मतलब जो लीड करने वाला होता है, जैसे लीडर होता है, नेता वगैरह होते हैं, या लीड करने वाला जो भी होता है उसको लीड। और एक को पढ़ेंगे लेड। एक का मतलब है यहाँ पे लेड, लेड एक का मतलब है लेड, और एक का मतलब है यहाँ पे लीडिंग, लीडर करने वाला, लीडर वाला समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक का मतलब, एक का अर्थ क्या निकल रहा है? लीड, और एक का मतलब क्या निकल रहा है? लेड। और लेड मतलब ये जो कोई धातु, शीशा वगैरह, ठीक, शीशा ही लेड, लेड माने शीशा होता है। मतलब कोई मैटर की बात कर रहा है, यहाँ पे मेटल की बात कर रहा है, और यहाँ पे ये लीडर की बात कर रहा है। कहने का मतलब ये, यहाँ पे लिखे तो दोनों एक जैसे हैं, लिखे दोनों एक जैसे हैं, पर दोनों का मतलब अलग अलग है। लिखे दोनों एक जैसे हैं, पर दोनों का मतलब अलग अलग है। तो उसको दोस्तों क्या कहते हैं? होमोग्राफ। ग्राफ मतलब लिखे हैं, होमो मतलब समान, लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग हैं। ठीक दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि डिफरेंस मीनिंग, लिखा हुआ है डिफरेंट मीनिंग अलग होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं होमोग्राफ में क्या होता है। होमोग्राफ क्या होते हैं? होमोग्राफ होमोग्राफ ऐसे होते हैं, होमो जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि होमो होमो मतलब समान होंगे, और फोन मतलब आवाज़। किसी चीज़ में अगर फ़ोन लगा है, ग्रामोफोन, होमोफोन, टेलीफोन, अगर फ़ोन लगा है तो समझ लीजिए कि आवाज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आवाज़ का डिस्कशन चल रहा होगा। ठीक है दोस्तों। और होमो का मतलब है समान। चाहे जिसके चीज़ के आगे पीछे अगर होमो लगा है तो उसको समझ लीजिए कि वो समान चीज़ें हैं, समान की बात कर रहा है कुछ। अगर होमोफोन्स है तो समान आवाज़ें होंगी। होमोग्राफ है तो समान लिखा हुआ होगा। जो भी इस तरीके से है वो सारी इसमें होंगी दोस्तों, ठीक है। अब इसकी डिफिनेशन दोस्तों देख लेते हैं क्या है। होमोफोन्स, होमोफोन्स मतलब डिफिनेशन क्या कह रही है? होमोफोन्स इज अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम, मतलब उसका उच्चारण समान होगा, सेम एज अनदर वर्ड, दूसरे शब्दों की अपेक्षा, मतलब के समान ही उसका उच्चारण तो समान होगा, बट दैट हैज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग, लेकिन वो दोनों अलग अलग भिन्नता वाले स्पेलिंग रखते हुए, उनकी स्पेलिंग में जो भिन्नता होगी, दोनों की स्पेलिंग समान नहीं होगी, अलग अलग होगी। एंड मीनिंग मतलब इनकी स्पेलिंग और मीनिंग दोनों असमान होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। तो एक जैसा क्या होगा? फ़ोन की बात कर रहा है, केवल ध्वनि एक जैसी होती है। अब देख लीजिए वहाँ पे दोस्तों, उदाहरण के तौर पे देख लीजिए क्या लिखा है, टू। एक टू का क्या मतलब है? TWO। इसकी स्पेलिंग भी दोनों की देख लीजिए सेम सेम नहीं है, ठीक। एक टू का मतलब है ये मैथ वाला टू, और एक का मतलब क्या है? एक का मतलब है ये टू, और एक का मतलब क्या है? भी वाला टू, भी वाला, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ठीक। दो आप समझते हैं इतना कि यहाँ पे टू का, एक टू का मतलब है दो वाला, और एक टू का मतलब है भी वाला। मतलब टू, TWO2 माने दो, और TOO2 माने भी के लिए, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं हम होमोनिम के बारे में। होमोनिम के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। होमोनिम, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? होमोनिम इज अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड बट दैट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। दोस्तों तीन तीन चीज़ें हम देख चुके हैं, लेकिन देखा आपने किसी में भी
मीनिंग किसी का सेम नहीं हुआ है, ठीक है। अब इतना समझ लीजिए कि चाहे वो कोई भी हो, होमो होमो लगा होगा वो चीज़ समान होगी जिसके जिसमें लगा होगा, चाहे ध्वनि समान हो रही हो, चाहे ग्राफ समान हो रहा हो, मतलब लिखाई समान हो रही हो, लेकिन किसी की मीनिंग सेम नहीं होगी, किसी का अर्थ समान नहीं होता है। अब देख लीजिए होमोनिम क्या कहते हैं। होमोनिम इज अ वर्ड दैट स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड बट दैट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। ये दोस्तों ऐसे शब्द होते हैं लिखे भी एक जैसे होते हैं, बोले भी एक जैसे जाते हैं। स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड, एक जैसे लिखे भी जाते हैं, एक जैसे बोले भी जाते हैं, बट क्या है, इनका अर्थ अलग अलग होता है। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जैसे लिखा है सूट और सूट, दोनों का मतलब क्या है, सूट सूट। एक का मतलब सूट का है, जैसे सूट जो भी कपड़े वगैरह होते हैं वो सूट वाला एक सूट है, और दूसरा क्या है, सूट सूट मतलब जचना, कितना अच्छा तुम पे लग रहा है। जैसे कहते नहीं लोग कि ये चीज़ तुम पे बहुत अच्छी जच रही है, सूट कर रही है, ये पैंट तुम पे सूट कर रही है, ये शर्ट तुम पे बहुत अच्छे से सूट कर रही है। सूट करने का मतलब ये तुम पे अच्छे से जच रही है, अच्छी लग रही है तुम पे, कहने का मतलब। और दूसरे सूट का मतलब है जो कपड़े वाला दोस्तों होता है, कहते हैं कि आपने कौन सा सूट पसंद किया, आपने कौन सा सूट लिया। तो ऐसे ही दोस्तों एक गाना हुआ है क्या, तेनू सूट सूट करता वाला, तो उसमें सूट सूट के दोनों अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप समझ लीजिए, किसी चीज़ को रिलेट करके समझ लिया करें, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं क्या होता है। इजी लैंग्वेज में दोस्तों समझिए, पैराफ्रेजिंग उसे कहते हैं किसी चीज़ को आप पढ़ लिए, न्यूज़पेपर वगैरह या किसी चीज़ को कहीं से आप कंटेंट देखे और उसको पढ़ लिए, आप समझ में आ गया कि ये कंटेंट क्या कहना चाहता है, इसका सारांश क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है, ये चीज़ें आपने देख लिया, पढ़ लिया, आपको ज्ञात होगा। वही चीज़ें आपको किसी दूसरे से अगर बतानी है तो वो अपनी भाषा में तुम बताओ, तो उसी को कहते हैं पैराफ्रेजिंग, ठीक। लेकिन आप जब उस बात को किसी और से बता रहे होंगे, तब भी जो आप अर्थ पढ़ के आए हैं, अर्थ उसका वही निकलना चाहिए। आप अपनी भाषा में किसी तरीके से बता सकते हैं, आप तरीका दूसरा कर सकते हैं, बस उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं कर सकते। उसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। जैसे क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। पैराफ्रेजिंग इज अ मैन फार्मुलेटिंग समवन इलेस आइडिया इज ओन वर्ड, मतलब किसी के शब्द, किसी की आइडिया हो या कुछ भी हो, अपने शब्दों में, मतलब दूसरे की लिखी हुई चीज़ें या कोई भी चीज़ आपने कहीं से प्राप्त की, पढ़ी, आपको पता है, वो अपने शब्दों में किसी और से कहना पैराफ्रेजिंग कहलाता है। लेकिन शर्त है कि उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ में उस दूसरे में उसमें मिला मिला के दूसरी चीज़ बता रहे हैं, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अर्थ सेम रहना चाहिए, बट अपने शब्दों में कहना होगा, ठीक। तो ये होता है दोस्तों पैराफ्रेजिंग। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नोट टेकिंग किसे कहते हैं। नोट टेकिंग इन आ प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, मतलब कहीं कई जगहों से ऐसे ऐसे प्लेटफार्म हैं, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, ठीक है, और मोबाइल हो गए, मैगजीन्स वगैरह हो गई, बुक्स वगैरह हो गई, इन सभी से किसी चीज़ को पढ़ना और उसमें से केवल महत्वपूर्ण चीज़ें निकाल निकाल के अपना नोट्स तैयार करना नोट टेकिंग कहलाता है दोस्तों, ठीक। जैसे जैसे हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, नोवेल वगैरह पढ़ते हैं, या कोई भी चीज़ इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं या हिंदी में पढ़ रहे होते हैं, कहीं से अगर कोई चीज़ उसका नोट्स हमको बनाना होता है, क्या होता है उसमें हमको अफोर्ड भी लगाना पड़ता है। सारी चीज़ें अगर सेम टू सेम उतार लेंगे तो हमारे नोट्स क्यों हुए, वही तो बुक तो बन जाएगी, वो तो बुक ही बन जाएगी, छापना नहीं होता है इसमें। इसमें नोट टेकिंग उसे कहते हैं जो आप व्याख्या वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप पढ़े, उसमें से थोड़ा सा सारांश जो भी निकला, उस सारांश को अपने याद करने के तथ्य के रूप में आप अपने पास लिख कर रख लेते हैं, उसको कहते हैं नोट टेकिंग। इसमें क्या होता है देख लीजिए, पॉइंट होते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, राइटिंग ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड क्लू, मतलब आप केवल वही तथ्य लिखे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, सारी की सारी चीज़ें हूबहू नहीं उतारी जाती हैं नोट टेकिंग में। आप कह रहे हैं कि नोट बना रहे हैं और किसी चीज़ का वीडियो देख रहे हैं, जैसे आप हमारे ही वीडियो बना रहे हैं, इसमें से आप हूबहू अगर छाप रहे हैं तो वो नोट टेकिंग काहे की हुई। नोट टेकिंग का मतलब यही होता है कि आप किसी चीज़ से उसका क्लू, महत्वपूर्ण तथ्य, आपके लायक जो तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो निकाल निकाल के आप एक कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं नोट टेकिंग, मतलब नोट आप बना रहे हैं। इसी को नहीं कहते हैं किसी चीज़ की लिखी हुई बातों को बराबर हूबहू छाप दें और उसको कहते हैं नोट बनाना, उसको नोट नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं, राइटिंग ओनली इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट एंड क्लू, इम्पोर्टेंट केवल तथ्य लिखे जाते हैं इसमें, उसको कहते हैं नोट टेकिंग। और दूसरा क्या पॉइंट है, यूज़ फ्रेज वर्ड ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द फ्लो चार्ट, जैसे किसी चीज़ का है उसके बारे में आपको फ्लो चार्ट वगैरह होते हैं, इनको आप अच्छे से देख कर, जैसे कोई
फ्रेज वगैरह पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ इस तरीके से पढ़ रहे हैं अगर इंग्लिश में या हिंदी में कहीं से भी दोस्तों अगर नोट उसका बना रहे हैं तो उसको फ्लो में होना चाहिए कि जैसे कि आपको जो भी पढ़ते जाएँ उसके समझ में आता जाए, उसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फ्लो चार्ट वगैरह से ये सब यूज़ कर सकते हैं। अब क्या होता है, अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में क्या होता है दोस्तों? नोट मेकिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग डाउन एवरीथिंग यू आर हेयर रेड। मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जो आप केवल देख और सुन सक रहे हैं, देख और सुन पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, तो दोस्तों देख लेते हैं नोट मेकिंग में क्या होता है। नोट मेकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग डाउन एवरीथिंग यू हियर एंड रीड। इसमें क्या होता है, आप जो भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उसमें हूबहू आपको इसमें भी नहीं उतारना होता है। इसमें क्या होता है, आप किसी चीज़ को अगर सुने, ठीक, आप देख रहे हैं, जैसे वीडियो देख रहे हैं, आप उसको पहले लिखें, लिखने के बाद उसके बाद प्रोसेस आप इसी में कनेक्टिंग उसको सिंथेसिस करें, उसमें अपने विचार लगाएं। किसी लेक्चर या किसी चीज़ को आपने पढ़ा है, लिखा है, तो उसमें आप अपने विचार लगाएं और उसको सिंथेसिस करें अपने विचारों में। ठीक, प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, ये ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है जो कनेक्टिंग सिंथेसिस एंड आइडिया मतलब जो भी विचारों को सिंथेसिस करना है उसके बाद में ही अगर उसको बनाते हैं तो उसको कहते हैं नोट मेकिंग। जैसे आप लेक्चर आर रीडिंग, आपने कहीं कहीं से पढ़ा या किसी का लेक्चर देखा है तो उसको पहले हम नोट डाउन करें, फिर उसमें अपने आइडियाज़ लगा कर उससे नोट बना रहे हैं तो उसको कहते हैं नोट मेकिंग। यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं कि नोट टेकिंग, टेक मतलब ऐसे ही उठा लेना अपने विषय, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, और नोट मेकिंग का मतलब है अपने आप नोट्स बनाना। किसी चीज़ को देखा, रिवाइज किया, अपने एफर्ट लगाया, सिंथेसिस किया अपने विचारों में उसको, फिर उसको मन में सोचा विचारा आपके अनुसार अपने अकॉर्डिंग, फिर आपने उसका नोट्स बनाना स्टार्ट किया तो उसको कहते हैं नोट मेकिंग। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं। अब है दोस्तों टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड क्या होते हैं दोस्तों? शिक्षण विधियाँ, जिनको हम हिंदी में कहते हैं शिक्षण विधियाँ, इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग मेथड्स। मतलब बच्चे को पढ़ाने के तरीके कितने हो सकते हैं, सीधे कहने का मतलब है बच्चे को पढ़ाने के तरीके। अब कौन कौन से विधि हो सकते हैं, जैसे हिंदी में दोस्तों था कि प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, इसमें भी होता है। कैसे होता है? टीचिंग मेथड में क्या होता है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब हम सामने बैठ के किसी चीज़ को बोल रहे हैं और बच्चा सीधे ग्रहण कर रहा है। इसमें कम्युनिकेट का माध्यम भी हो जाता है, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। और इसमें केवल क्या होता है, इसमें केवल हम उसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं जो भाषा बच्चे को सिखानी होती है इसमें। और इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मतलब बच्चा सामने नहीं, आप सामने नहीं होंगे बच्चे के, बट किसी को उसके मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उसको पढ़ाने को कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ग्रामर ट्रांसलेट मेथड, जैसे कि आपने बताया था कि ग्रामर को ट्रांसलेट करके टूटे फूटे शब्दों को मिलाकर जो भी पढ़ाना होता है वो ग्रामेटिकली पढ़ाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रामर ट्रांसलेट मेथड। यानी हिंदी में इसको पढ़ेंगे क्या कहेंगे? व्याकरण अनुवाद विधि। इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड इसमें दोस्तों क्या होता है? उदाहरण पहले बता देते हैं, उदाहरण पहले बता देते हैं। जैसे कौन सा उदाहरण? जैसे बोल दिया कि डॉग, डॉग क्या है, उसके बाद में बताएंगे कि ये एक एनिमल है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। या डॉग क्या है? एक नाउन है। इस तरीके से बता देंगे, पहले उदाहरण देंगे, उसके बाद में उसका रूल नियम बताएंगे। पहले उसका एग्जांपल देंगे, उसके बाद रूल नियम बताते हैं, उसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड का सेम उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? पहले हम बता देंगे बच्चे को कि ये नियम इसमें लगते हैं कहीं पे, पहले बता देंगे नियम क्या होते हैं, नियम बता देंगे, उसके बाद हम बता देंगे कि इसको मतलब ये चीज़ें होती हैं। जैसे हमने पहले नाउन की परिभाषा बता दी या वर्ब की परिभाषा पहले बता दी, बाद में बता रहे हैं कि किसी कार्य को करने को हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। या नाउन में पहले बता दिया तो बाद में कहते हैं कि किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम बता देते हैं कि इसमें डिडक्टिव मेथड में क्या रहता है, पहले नियम चलते हैं, बाद में होते हैं उदाहरण। और इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? उदाहरण पहले होता है, नियम बाद में होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्या कहता है? करिकुलम के अनुसार क्या होता है? मतलब व्हेन ऑल सब्जेक्ट लर्न इन द वन लैंग्वेज। कहने का मतलब है, इसको क्या कहते हैं, इसको आप सीधी भाषा में समझ लीजिए, उसको कहते हैं व्हेन ऑल सब्जेक्ट लर्न इन वन लैंग्वेज। मतलब सारे के सारे सब्जेक्टों को एक ही भाषा में सीख लेने को क्या कहते हैं? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे हम देखो, जैसे सीबीएसई सीएससी होता है, यूपी बोर्ड होता है, ठीक है, उसमें मैथ होती है, वो हिंदी में लिखी होती है, साइंस होती है हिंदी में लिखी होती है। ठीक, हिंदी तो हिंदी में होती है, केवल इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होता है जो केवल हिंदी में होता है। किस सब्जेक्ट में? यूपी बोर्ड में। अभी आप सीबीएसई बोर्ड में चले जाएंगे तो उसमें सारी की सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी होंगी। मतलब क्या यहाँ से तात्पर्य क्या निकल रहा है? इसका मतलब ये है कि जैसे यूपी बोर्ड से अगर हमें
तो हर सभी चीज़ों को हम हिंदी में पढ़ लेते हैं, हम पता हो जाती हैं और हम परीक्षाएं पास कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सारी चीज़ें हमने हिंदी में पढ़ रखी, गणित भी हमने हिंदी में पढ़ रखी, इतिहास में हमने हिंदी में, और सारी चीज़ें हिंदी में पढ़ रखी, तो उसको क्या कहेंगे, लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम। ऐसे ही दोस्तों सीबीएसई वाले क्या करते हैं, इतिहास भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, मैथ भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, और जितनी भी चीज़ें होती हैं साइंस भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, सारी चीज़ों को इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। मतलब किन्हीं बहुत सारे सब्जेक्टों को एक ही लैंग्वेज में पढ़ लेना, उसको क्या कहते हैं, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम कहते हैं। और अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बहुभाषिता। सॉरी दोस्तों, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बहुभाषिता। बहुभाषिता का मतलब ही दोस्तों है, मल्टी का मतलब क्या होता है, जैसे साइंस में पढ़ते हैं यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की, मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोश की, मल्टी का मतलब बहुत और यूनि का मतलब एक, सिंगल। तो इसमें में मल्टी लग गया इसमें, तो मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारी। और लैंग्वेज मतलब भाषाओं का मिश्रण, यानी इसको क्या कहते हैं, बहुभाषिता। बहुभाषिता हिंदी में इसको कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यूज ऑफ मेनी लैंग्वेजेस मतलब बहुत सारी भाषाओं के प्रयोग को, वी कैन से दैट डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज। हम इसको यह भी कह सकते हैं कि यह भाषा की विविधता है, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग ही क्या कहलाता है, मल्टी लैंग्वेज बहुभाषिता कहलाता है। बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग मल्टी लैंग्वेज बहुभाषिता कहलाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बस इतना ही है बहुत सारी भाषाओं को, ठीक। अब कुछ दोस्तों इम्पोर्टेंट जो होती हैं, फुल फॉर्म कभी कभी पूछ दी जाती हैं, एक नंबर में सीटेट में कभी कभी पूछ दी जाती हैं, तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि BICS इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होता है, ठीक है। CLT का मतलब होता है कम्युनिकेटिव टीचिंग लैंग्वेज, और CLL कम्युनिटी लर्निंग लैंग्वेज, मतलब समूह में जो भी बातचीत होती है उससे सीखा जाता है, तो उसको CLL कहते हैं। और CLTL कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, जो इंटीग्रेटेड नियम के अकॉर्डिंग सीखा जाता है उसको इंटीग्रेटेड लर्निंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। सॉरी, बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज आपकी जो इंग्लिश की पेडालॉजी है यहाँ से ख़त्म हो रही है, ठीक, एंड हो रही है इंग्लिश की पेडालॉजी। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगे, देखो हिंदी की पेडालॉजी हम अपने यूट्यूब चैनल पे करवा चुके हैं, और इंग्लिश की पेडालॉजी पूरी है, जो पेडागोजी है पूरी, वो भी करवा चुके हैं पूरी। अब दोस्तों अगर मैथ की पेडागोजी आएगी या तो फिर EVS आएगा, कुछ भी आएगा दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।